जब लिखने के लिए कलम न हो, किताब न हो, मैसेज करने के लिए मोबाइल न हो, आवागमन का साधन सुलभ न हो, मगर अपनी बात आपको लोगों तक पहुंचाना हो, तो ये कैसे संभव है? कौन कौन से मार्ग हो सकते हैं? सोचिए। दिमाग काम करना बंद कर दिया ना? सोचिए, आपके शरीर के रोए खड़ा कर देगी। उनको आपको समझाना है जिसको छूना भी पाप है। उनको समझाना है जिसके छूने मात्र से अस्पृश्य, छुआछूत जैसा ना दिखने वाला कोरोना से भी भयानक रोग हो जाता है। और तो और आपको उन मूल निवासी अछूतों को समझाकर अपने आंदोलन में शामिल भी करना है। इतने कठिनतम परिस्थिति में आंदोलन करना तो दूर हम सोच भी नहीं सकते, मगर आधुनिक भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के प्रणेता राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले ने यह कर दिखाया। जिस अंदाज में वो अपना आंदोलन चलाते थे, अपने लोगों यानी शूद्र अतिशूद्र को प्रशिक्षित करते थे, उनमें से एक तरीका हम ढूंढ कर लाए हैं आपके लिए। तो स्वागत है आपका अनछुए पहलू के इस श्रृंखला में। ज्योतिबा राव फूले साहब के जिस संगठन से आर्य विदेशी घबराए हुए थे, वो था सत्यशोधक समाज, क्योंकि इसके सदस्य को फूले साहब प्रशिक्षित करते थे और अपने आंदोलन के कार्य में लगाते थे। आज सामाजिक राजनीतिक संगठन अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए साहित्य, कैडर कैंप, प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करती है, मगर ये सब करने के लिए आवश्यक जो संसाधन फूले साहब के पास नहीं थे। सत्यशोधक समाज के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से ज्योतिबा राव नियमित रूप से वाद विवाद, स्पर्धा, व्याख्यान ये कार्यक्रम लगातार आयोजित करते थे। इनके माध्यम से ज्योतिबा राव फूले अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करते थे, प्रशिक्षित करते थे। उदाहरण के साथ हम आपको बताएंगे कैसा वो कार्यक्रम वाद विवाद में अपनाने थे, कौन सा थीम लगाते थे। वाद विवाद के माध्यम से आम जनता के साथ ही अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को साधारण तरीके से दोस्त और दुश्मन की पहचान कराते थे। एक बार अप्रैल 1877 में सत्यशोधक समाज द्वारा ऐसी ही एक वाद विवाद स्पर्धा प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसका एक काल्पनिक विषय था कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत की यात्रा पर आई है। किसी गांव में उनसे कुछ अछूत लोग मिलते हैं और वे अपने छुआछूत की करुण कहानी उन्हें सुनाते हैं। महारानी विक्टोरिया भारत की यात्रा करते समय किसी गांव से गुजर रही है और महार तथा मांग के दो युवक वाहन रोककर उनसे प्रार्थना करते हैं कि महारानी उनकी बस्ती में आए और स्वयं देखे कि क्या ब्रिटिश शासन में उनकी स्थिति में कोई सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। रानी उनकी प्रार्थना स्वीकार करती है। यह अछूत युवक रानी को बताते हैं कि पेशवाओं के राज्य में उनके साथ बहुत निर्दयी व्यवहार किया जाता था, उन्हें मनुष्य नहीं समझा जाता था। उन दिनों अछूतों को जिंदा दफनाया जाता था, बिना वेतन के उनसे काम लिया जाता था। ब्रिटिश शासन में उनका जीवन सुरक्षित हो गया, किंतु वे सड़क पर स्वतंत्र रूप से अब भी नहीं घूम सकते, वो बाजार नहीं जा सकते। उनकी अत्यधिक गरीबी उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने से मना करती है। उनकी आर्थिक स्थिति ब्रिटिश शासन में भी वैसे ही है जैसी पेशवा शासन में थी। उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, वे सार्वजनिक स्थानों में पानी नहीं भर सकते। ये अछूत युवक महारानी विक्टोरिया से अपनी शोचनीय स्थिति गरीब दूर करने, उन्हें सभी मानवीय अधिकार प्राप्त कराने की प्रार्थना करते हैं। महारानी उन्हें आश्वासन देती है। ये कल्पना है, ये ज्योतिबा राव फूले कल्पना के माध्यम से कहानी सुनाते हैं और लोगों को वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं। क्या कारण है छुआछूत का? अंग्रेज आए हैं, क्या बदलाव हुआ है? कौन इसको ठीक कर सकता है?
क्या हम लोगों को समझा सकते हैं, कैसे लोगों को समझाना चाहिए, कहानी के माध्यम से वाद विवाद प्रस्तुत करके वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते थे। कैसे कार्यकर्ता बोले, जवाब दे, दोस्त दुश्मन की पहचान करे, कराए, इस तरह से वो ट्रेन करते थे। इस तरह के आयोजन से मूल निवासी वर्गों में नेतृत्व का भी निर्माण फूले साहब करते थे। वे अछूतों की बस्ती में जाकर बुद्धिमान युवकों को सामाजिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाते। मूल निवासी अछूत जाति में से ही गोपाल बाबा वलंकर ज्योतिराव के विद्यार्थी थे। उत्तम लेखक, प्रचारक और वक्ता भी बने। बाद में सैनिक अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने छुआछूत के विरोध में अभियान चलाया। उन्होंने दीनबंधु तथा सुधारक इन पत्रिकाओं में अनेक लेख भी लिखे और महाराष्ट्र के अनेक भागों का दौरा कर महार मांग और इन अछूत जातियों को जागृत करने के प्रयास किए। ज्योतिराव वलंगर को कुछ पैसे भी बीच बीच में दिया करते थे, नियमित रूप से उन्हें आर्थिक मदद करते थे। ज्योतिराव के समान उनकी यह भी धारणा थी कि छुआछूत ईश्वर निर्मित नहीं है बल्कि मानव निर्मित है। मतलब यह है कि ज्योतिबा फूले अपने ट्रेन करने का लोगों का जो उनका तरीका था वो बिल्कुल ही अनोखा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना तय किया था, लोगों को इस आंदोलन में शामिल करना है। ज्योतिराव फूले हमेशा ऐसे ही वाद विवाद स्पर्धा का आयोजन करते थे। एक और विषय मैं आपको बताता हूँ। विषय था कि जिन शूद्रों ने शिवाजी, शिंदे, होलकर तथा गायकवाड़ जैसे कुशल शासक पैदा किए और उसी जाति के बच्चे ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों की सेवा करें, इस विषय पर उन्होंने फिर वाद विवाद स्पर्धा कराया। आगे उसमें वो जोड़ते हैं इस कहानी में, कल्पना में, इसके विपरीत ब्राह्मण चाहे कितना गरीब क्यों ना हो ऐसा काम करना अपना अपमान समझे। यह वाद विवाद स्पर्धा फरवरी 1878 में हुई। फूले साहब ने अपने आंदोलन को समझाने के, अपने लोगों को प्रशिक्षित करने के ऐसे अनेकों उपाय ढूंढ कर निकाले। इन्हीं उपायों में से जो सबसे प्रभावकारी लगा कि इनके आंदोलन का चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाहिए। साधन नहीं भी हो तो भी हम अगर उद्देश्य तय करते हैं तो हम अपने आंदोलन को लक्ष्य तक ले जाने के लिए बहुत सारे उपाय ढूंढ कर ला सकते। फूले साहब ने वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से कॉमन मैन को, शूद्र अति शूद्र जो उस वक्त शिक्षा से काफ़ी दूर था, कल्पना में कहानियों को गढ़कर उनको समझाकर दोस्त और दुश्मन की पहचान कराते थे। साधन नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा रिवॉल्यूशन अपने मूवमेंट में, अपने समय में खड़ा किया। हम आज, हमारे पास सब कुछ है, मोबाइल है, हाँ, पैसा है, घर है, आवागमन का साधन है, इंटरनेट है, सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हम घर में कोरोना का नाम से आंदोलन का किसी गतिविधि में शामिल नहीं हो रहे हैं। और दुश्मन वर्ग लगातार अपने हर स्तर से, चाहे मीडिया का माध्यम हो, सोशल मीडिया का माध्यम हो, हर माध्यम से वो अपना काम कर रहा है। निजीकरण बढ़ रहा है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, आप घर में बने रहिए। एक समय हमारे पास घर नहीं था, आज लोग घर बनाकर शादी विवाह बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं, सब काम चल रहा है। हाँ, सोशल मीडिया में देखिए, बर्थडे मनाया जा रहा है, एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, शादी भी हो रही है, लाखों लाख खर्च हो रहे हैं, लेकिन सोशल मूवमेंट कोरोना के नाम से रुक गया है। मोबाइल का क्या इस्तेमाल है, हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, दिन भर व्हाट्सएप, फेसबुक, चैटिंग, ये सारा चीज़ चल रहा है, वीडियो देख रहे हैं। 24 घंटा में रिपोर्ट है 18 घंटा से ज़्यादा लोग मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। बैकवर्ड क्लास के लोग मोबाइल में व्यस्त हैं, लेकिन उनका उपयोग क्या है? जिस माध्यम से उनके पास घर, बंगला, गाड़ी, मोबाइल, पैसा, हुनर सब आया है, क्या उसको बचाने के लिए उस 18 घंटा में वो 1 घंटा लगा रहे हैं क्या? अगर नहीं लगा रहे हैं तो जो बात हम कर रहे हैं, जो आप सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं, बच्चा का जन्म, बर्थडे मनाना, शादी मनाना, ये सारा अपलोड हो रहा है। अधिकार समाप्त होगा तो आपके बच्चे उसको देखेंगे कि हमारे पिताजी उस वक्त क्या क्या करते थे, हमारे पूर्वज उस वक्त क्या क्या करते थे जब अधिकार समाप्त हो रहे हैं। 1 घंटा समाज के नाम पर घर बैठे लगाइए, सोशल मीडिया में अपनी बात, आंदोलन की बात, कार्यक्रम की बात, संगठन की बात, विचारधारा की बात फैलाने में अपना ऊर्जा लगाइए। आपके फेसबुक में 5000 लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 5000 तो हो ही सकते हैं, मिनिमम मुझे लगता है 1000 या 2000 लोग तो होंगे ही। अगर आप हर दिन 5 मिनट या 10 मिनट का
हमारे पूर्वजों के आंदोलन का, संगठन का, दुश्मन की पहचान कराने का अगर ये आइडियोलॉजी आप फैलाते हैं, यकीन मानिए सोशल मीडिया आज एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम परिवर्तन घर बैठे भी कर सकते हैं। कोरोना हो सकता है, लेकिन आपको घर में रहकर सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं कहा गया है कि आप सोशल मीडिया में आंदोलन नहीं चलाइए। इसलिए आपसे आग्रह है, इस समय का भी सदुपयोग करिए। जो भी माध्यम से हो, अपने अगल बगल में हमेशा जागृति का अभियान जलाए रखिए। जय संविधान, जय भारत।